चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 है, इकोनॉमिक्स का है, जो कि आर्थिक नियोजन है, जो कि आज तीसरा दिन है, जो कि लगातार हो गया। अब तीसरा दिन 3 दिन आपका साइंस चलेगा, है ना। जो नियोजन में जितनी भी पंचवर्षीय योजना है हम सारे पढ़ेंगे और फिर नीति आयोग पढ़ेंगे। तो आर्थिक नियोजन की बात करें तो इकोनॉमिक प्लान कहते हैं, उसके प्लानिंग कहेंगे। तो आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन क्या विषय है? तो वो जो है समवर्ती सूची का है, मतलब राज्य और संघ दोनों का सूची को मिलाकर बना है समवर्ती सूची। तो देखिए, संविधान के 7वीं अनुसूची में अगर हम बात करेंगे तो समवर्ती सूची की क्या है बात कही गई है। आगे तो ये सवाल बना कि संविधान के 7वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? समवर्ती सूची का चर्चा है। अब समवर्ती सूची का संख्या अगर पूछेगा कि भाई समवर्ती सूची की जो है प्रविष्टि संख्या 20 में है। किसमें है? एक संख्या पेज जैसे होता है ना, उसकी संख्या नंबर पेज में है। 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। में जो है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है। अब इसी में पेज नंबर 20 में जाएगा तो इसी में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का जो है क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, मतलब इकोनॉमिकल प्लानिंग का उल्लेख किया गया है। अर्थात इसका नियमन क्या है? नियमन केंद्र जो है तथा राज्य दोनों कर सकते हैं। मतलब इसका नियमन जो है, मतलब पालन जो करेगा वो करेगा केंद्र और राज्य दोनों करेगा, और दोनों करेगा तभी तो समवर्ती सूची में आएगा। नहीं तो केंद्र को संघ सूची और राज्य को राज्य सूची में, समझते ही हैं। लेकिन दोनों मिलकर करेगा, ठीक है। तो केवीं अनुसूची? 7वीं अनुसूची में किसकी चर्चा? समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची की संख्या कौन सी? 20 में क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक जो नियोजन है उसका उल्लेख किया गया है। चलिए, तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में, कब? 1990 में समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? अब सोचिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है मार्च 1990 में समाप्त हो गया। 5 वर्ष का होता है और 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया 90 में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का बताइए। तो देखिए, 7वीं अनुसूची का 90 मतलब 1985 से लेके 90 तक होगा, तभी तो 5 साल हो गया। उसके बाद आपकी बीच में 2 साल गैप हो जाता है। क्या हो जाता है? गैप हो जाता है। अब गैप हो जाएगा तो शुरू कब होगा? मान लीजिए 91, 92, 2 साल गैप हो गए, तो बचेगा कब? 92 से शुरू होगा, क्योंकि 91, 92 तो गड़बड़ हो गए, तो 92 से ही शुरू हुआ। तो ये जो है 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ होगा, जिसकी अवधि 97 तक चलेगा, ठीक है। किसकी? 8वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसमें 92 अप्रैल 92 देखिए ये होगा, क्योंकि 91, 92 से शुरू होगा, क्योंकि 91 गैप हो जाता है, अवकाश लग जाता है ना। चलिए अब इसकी जो है जानकारी लेते हैं, ठीक है। ये बताने के लिए मैंने बताया कि मान लीजिए 90 मतलब 1985 से 90 है, तो 90 के बाद से क्या होगा? दूसरी मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना चलनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके बाद 1 साल जो है गैप होगा। 91 खाली हो जाएगा, 92 का आधा खाली होगा, उसके बाद अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो उसका समय काल अगर बोले तो हम बताएंगे 1985 से 90, मतलब 5 साल हो गए। तो 1985 मतलब 85 से 90 तक याद रखेंगे। किसकी? 7वीं पंचवर्षीय योजना का। 31 मार्च 1990 को, 31 मार्च चले जाइए 1990 को समाप्त हुई। कब समाप्त हुआ? 31 मार्च 1990 को। क्या समाप्त हो गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अगर बात करें, 7वीं पंचवर्षीय योजना के समापन से, समापन मतलब समाप्त, एंडिंग, ठीक है, से 2 वर्षों के अंतराल के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुई? प्रारंभ हुई। मतलब 1 अप्रैल 1992 मतलब 1992 से प्रारंभ हुआ, मतलब आरंभ हुआ, जिसकी अवधि 31 मार्च 1997 मतलब 1997 तक चली, ठीक है ना। 97 तक चली थी, मतलब 97 तक चली थी। 1990 के आर्थिक संकट, 1990 में क्या हुआ कि 90 तक तो चला भाई, मानते हैं, उसी समय आर्थिक संकट आ गया। संकट तथा राजनीतिक अस्थिरता, मतलब अस्थिरता, उथल पुथल हो गया था, ठीक है, के कारण 7वीं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य जो है 2 वर्ष तक का क्या है? योजना अवकाश रहा था। हॉलीडे का ही प्लान, हॉलीडे का ही। सुनिए तीसरा प्रश्न क्या है, सुनिए।
10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर क्या है? विनियोग दर मतलब इन्वेस्टमेंट रेट बोलते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर है, तो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बचत दर से अधिक थी। क्या थी? बचत दर से अधिक थी। ये याद रखिएगा। आगे चलिए जानकारी लेते हैं। और 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है, अगर उसका समयकाल बोले तो 2002 से जो है 7 बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? 2002 से 2007 बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 तक चला था। घरेलू बचत दर सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी बोलते हैं का लगभग कितना? 26.84% मतलब 26.84% थी। मतलब घरेलू बचत जो है और सकल जो घरेलू उत्पाद है जीडीपी, इसमें अगर प्रतिशत पूछे लगभग तो कितना का हुआ? तो 26.84% का था। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए, जबकि अगर बात करें तो इसी अवधि में विनियोग दर मतलब सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का 28.41% थी, मतलब 28.41% थी सकल घरेलू उत्पाद का विनियोग में। इसलिए विनियोग दर बचत दर से अधिक थी। मतलब विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट रेट जो थी ज्यादा थी, किससे? बचत दर से अधिक थी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, चौथा प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा अगर पूछता तो आप क्या जवाब देते? तो हम जवाब देते ऑप्शन नंबर ए, भोजन, काम और उत्पादकता। सही बात है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारा मतलब मुख्य सिद्धांत रखा गया था, लक्ष्य रखा जाता है। मतलब नारा मतलब लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? तो भोजन, काम, उत्पादकता। इस योजना में, किस योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में उन सभी नीतियों पर क्या दिया गया? फोर्स किया गया, बल दिया गया जो खदानों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि करे, मतलब तीव्र ग्रोथ करने के लिए, एवं रोजगार अवसर को बढ़ा सके, रोजगार को बढ़ावा दे सके तथा उत्पादकता में वृद्धि हो कर सकते हैं। तो ये हमारे 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो है नियम था, नारा था, लक्ष्य था। ठीक है, तो अब से लक्ष्य पूछेगा तो क्या बताइएगा, या नारा बोल दे तो क्या बोलिएगा? तो बताइएगा कि लक्ष्य जो था ना 7वीं पंचवर्षीय योजना का, उसमें था कि भाई तीव्रता से उत्पादन हो, मतलब खाद्यान्न की बात हो, खाने उने के लिए मिले, भोजन के लिए, और दूसरा रोजगार मिलेगा तभी तो खाना वाना खाएंगे, तो उसको भी बढ़ाना है भाई। और रोजगार बढ़ेगा तभी तो उत्पादकता का डिमांड होगा, तो उत्पादकता में वृद्धि होगी, है ना। चलिए, इस योजना का अगर समयकाल अगर हम देखें, कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना का, तो हम ऊपर ही पढ़े थे कि 1985 से लेके 1990 तक था, 5 साल का था। 1985 से 90 के दौरान जो है भारत गंभीर आर्थिक संकट से ग्रस्त था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही। तभी तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आने में 2 साल गैप हो जाता है ना। इसका परिणाम की अगर बात करें, मतलब परिणाम तक, है ना, तो परिणाम की बात करेंगे तो वर्ष 1991 में भारत ने उदारीकरण, क्या है? उदारीकरण के युग में प्रवेश किया। किसमें किया? उदारीकरण के युग में प्रवेश कर दिया था। कब? 1991 में। ठीक है, इस समय जो है अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा भी हो रहा था तथा राजकोषीय घाटा के रूप में जुड़वा घाटा की समस्या उत्पन्न हो गई थी। बहुत समस्या हो गया था, व्यापार घाटा तो हो ही रहा था, राजकोषीय घाटा तो जाएगा। जब व्यापार घटेगा तो राजकोषीय तो घटेगा ही ना। 5वें प्रश्न की अगर बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जैसे ही दिमाग में आए, उसका शीर्षक पूछेगा या मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब लक्ष्य क्या था, बताइए। तो हम बताएंगे तीव्रता एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर बढ़ना। समावेशी मतलब सबको लेकर चलने की बात कर रहा है, सब में समावेशी वृद्धि हो सके, समावेशी ग्रोथ हो सके। तीव्रतर कहिए, तीव्रता मतलब तीव्र गति से, है ना, अधिक से अधिक समावेशी वृद्धि हो सके, जुड़ा मतलब जुड़कर सामाजिक तौर पर। तो चलिए, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले समय का याद रखिए। तो देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना मेरा 2002 से लेके 2007 तक चला,
क्योंकि 5 साल का अंतर है ना, 5 साल तक चलता है। तो 5 साल के बाद 2007 से चला था 2012 तक, जो कि हमारा 11 पंचवर्षीय योजना चलेगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 12 का जो है, याद रखिए, समयकाल था। और इसका शीर्षक अगर पूछे, मतलब मुख्य उद्देश्य पूछे, लक्ष्य पूछे, तो बताना है तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास करना। इस योजना में प्रति वर्ष 9% की वृद्धि दर का उद्देश्य रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था 9% की वृद्धि हो सके। समझ गए, उद्देश्य रखा गया। चलिए ये क्लियर हो गए। इसमें ज्यादा सवाल ज्यादा डेट पूछता है। अगर बात करें छठे प्रश्न की, इसकी छठे प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन थे, स्पीकर जी कौन थे? तो वो थे भारत के प्रधानमंत्री, है ना। आगे सुनिए इसका जानकारी। तो 6 अगस्त 1952 को, मतलब 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब NDC को, ठीक है, शॉर्ट में NDC बोलते हैं, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इंग्लिश में बोलते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, NDC का बताइए, NDC का बताइए कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद का कब हुआ? तो 6 अगस्त 1992 को, मतलब 1952 को। ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। कभी NDC का दे देगा, कभी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दे देगा, उसका बताना है, और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये तीनों में से कोई भी नाम दे देगा तो आप तीनों याद है, तीनों टिक लगा दिएगा, है ना। यह एक जो है संविधान उत्तर कहिए, संविधान उत्तर निकाय है। तो संविधान उत्तर निकाय है संवैधानिक रूप से, जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तथा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। अब जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसके केंद्र के जितने भी कैबिनेट मंत्री है वो होंगे, प्रधानमंत्री खुद सम्मिलित है तो वो भी होंगे, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी सम्मिलित इसमें होंगे। इसकी बात करते हैं 7वें प्रश्न की। भारत में समपोषीय विकास का लक्ष्य जो है सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? बताएंगे। भारत में समपोषीय विकास का लक्ष्य जो है सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। किसमें? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। भारत में सर्वप्रथम समपोषी विकास का लक्ष्य जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम समपोषी विकास का जो लक्ष्य है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ये ध्यान रखना है, कब अपनाया गया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। क्या अपनाया गया? समपोषी विकास की बात हो रहा है। इस योजना की अवधि अगर बात करें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अवधि बात करें तो 1969 की बात करेंगे, 1969 की बात करेंगे, ठीक है। 1969 से लेके 1974 तक चला था, मतलब 74 तक चला था। परंतु भारत पाकिस्तान युद्ध इसी बीच हुआ गया था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। तो 71 में जब हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध, तो उसके कारण क्या हुआ कि यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रह गई। अब बेचारा फेल हो गया। क्या 8वां प्रश्न क्या बोलता है? सुनिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्ध दर अधिकतम थी, तो वो थी दलहन एवं तिलहन। दलहन और तिलहन ज्यादा ग्रोथ किया था, समझ गए? उस समय की बात हो रही है। तो सुनिए। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रश्नगत फसलों क्या मैं बोल देता हूँ, क्षमा चाहते हैं। प्रश्नगत फसलों तथा उनसे संबंधित समृद्धि दर का विवरण निम्नलिखित है। जैसे में फसल एक तरफ है, समृद्धि दर मतलब वृद्धि दर बताइए अलग है, मतलब परसेंटेज में बताना है। तो दलहन और तिलहन की बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में तो 4.29% था, है ना, तो सबसे ज्यादा था। फल और सब्जी की बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में तो ये है 2.97 था, ये सेकंड नंबर पे था, सही बात है। अनाज की अगर बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में तो 1.28 था, ये प्रतिशत में है। और अन्न फसल की बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में तो हम बताएंगे 3.58 था। कितना था? 3.58 था। सोचिए, अन्न फसल मतलब सब इसमें मिक्स हो गया ना, तो 3.58 था।
क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थर्ड पे आ जाएगा। फिर अगर अन्न फसल पूछेगा तो 3.58 बता देगा, क्योंकि सब सम्मिलित हो जाएगा, है ना। और अगर फल और सब्जी पूछेगा तो 2.97 बता देगा। चलिए, नवा प्रश्न क्या है सुनिए। वर्ष 2000 से लेके 2002 में सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं, मतलब जीडीपी की बात हो रही है, में वृद्धि 10वीं योजना, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्या है, लगभग आधी हुई है। संभावना से लगभग आधी हुई है, बस इतना ही जान लीजिए। 10वीं योजना में जो निर्धारित किया गया था उसके हिसाब से। चलिए हम जानते हैं इसमें क्या है। तो सुनिए, वर्ष 2000 से लेके 1 तक, ठीक है, 2001 तक, वर्ष 2001 से लेके 2 तक, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, में क्या हुआ, सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब जीडीपी में वृद्धि क्रमशः 4.4% तथा 5.8 रही है। मतलब 2000 से लेके 2001 तक 4.4% रहा है, ठीक है, और 2001 से 2002 के अगर देखा जाए तो इसमें 5.8% है, तो सही तो रहा है। इस प्रकार वर्ष 2000 से लेके 2002 के औसत वार्षिक दर अगर हम बात करें तो 5.1% है। तो अगर एवरेज बात किया जाए वृद्धि दर तो 5.1% है। चलिए, ये भी सही है। जो 10वीं योजना में प्रत्याशित 8.1% वृद्धि दर के लक्ष्य की लगभग आधी है। जितनी वृद्धि हो इसकी आधी रखी गई है, 8.1%। कब, 10वीं जो योजना चला था उस समय। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। बताइए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। सार तत्व माना गया है, तो बताइएगा, तो किसे माना गया है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना गया है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो कि मानव विकास का सारे विकास, जो मानव विकास का सारा विकास जो हुआ था, प्रयासों का सार तत्व माना गया है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था, क्योंकि 7वीं तो गड़बड़ हो गई थी, तो 8वीं जो शुरू हुई थी उस समय माना जाता है। कैसे, तो सुनिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं, एक ध्यान रखिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 90 तक चला था। 90 के बाद 2 साल गैप हो गए थे। 2 साल गैप हुए थे, तो 1992 से लेके 1997 तक जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना चला था। समझ गए, 2 साल गैप हो गया था, योजना अवकाश लग गया था, है ना। तो आपसे पूछेगा कि योजना अवकाश लगा था तो बताइए किसके किसके बीच, मतलब किसके अंतराल में। तो ऐसे 2-3 हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़े हैं, 7वीं 8वीं। तो 7वीं 8वीं की अगर पूछ दे कि 7वीं और 8वीं का समय काल बताइए, तो आप बता दीजिएगा समय काल, तो 7वीं का तो 1985 से 90 बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन 2 साल गैप हो जाएगा, तो 90 से जो है 91 तक ये जो है गैप रहेगा, योजना अवकाश रहेगा। फिर 92 से हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होगा। तो ये दिमाग में रखना होगा आपको, है ना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः मानव विकास पर बल दिया गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल पूछे तो आप बताएंगे कि 7वीं और 8वीं के योजना, 7वीं और 8वीं के बीच में योजना अवकाश लग जाता है। तो 7वीं के अगर याद है तो 8वीं आपको याद कैसे होगा, सुनिएगा। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का अगर समय पूछे तो 1985 से लेकर 90 बताइएगा, क्योंकि हम जानते हैं 90 के बाद जो है 91 और 90 और 91 ये 2 साल जो है अवकाश लग जाता है, मतलब योजना अवकाश लग जाता है। अब फिर 92 से लेके 97 तक, 92 से लेके 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल होता है। तो उस समय ही 8वीं पंचवर्षीय योजना को ही मानव विकास का बल कहा जाता है, या बल दिया गया था, मानव विकास पे बल दिया गया था, ये भी जान लीजिए। तो मानव विकास की ओर फोर्स किया गया था, ये भी आप बोल सकते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। यह पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन मॉडल पर आधारित था। कौन सा राव मोहन मॉडल पर आधारित है योजना, तो हम बताएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित था। इस योजना का अगर समय काल पूछे तो मैंने बोला था 1992 से 1997 तक था, है ना। समय काल हुआ कि नहीं, क्योंकि देखिए अब सोचिए 7वीं पंचवर्षीय योजना 90 तक की था, इसमें 92 से शुरू हुआ, मतलब बीच में योजना अवकाश लग गया था, कितने, 2 साल के लिए। चलिए, यह योजना आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से लाई गई थी।
मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है लाई गई थी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए। तो मानव विकास पे जोर देंगे तभी तो आर्थिक संकट सुधरेगा। इसे क्या बोलते हैं, एलपीजी सुधार के नाम से भी जाना जाता है। एलपीजी सुधार के नाम से मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना को, है ना। चलिए, उसमें सुधार हुआ था एलपीजी का। 11वां प्रश्न की अगर बात करेंगे, 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया। आत्मनिर्भरता पर बल जो दिया गया था वो आत्मनिर्भरता मतलब आत्मा से जुड़ जाइए, मतलब 5 हमारे इंद्रियां कितने होते हैं, 5 इंद्रियों से जुड़ जाइए, मतलब आत्मनिर्भर हो जाइए, स्वयं को अपने आप को पहचानिए। तो स्वयं 5 पंचवर्षीय योजना, समझ गए। पंचम पंचवर्षीय योजना, ऐसे याद हो गया कि नहीं, समझ गए। अब सुनिए आगे। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, अब 5वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं तो इसका समय काल आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा कि 94 से लेके 1978 तक जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल है। इसमें क्या है कि कृषि एवं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया। कृषि मतलब अपना स्वयं का कृषि करिए, खेती करिए भाई, रक्षा कीजिए और आत्मनिर्भर बनिए, समझ गए। किसी पे विश्वास मत कीजिए और स्वयं चलना सीखिए, किसी की मदद से नहीं, तभी लक्ष्य को पा पाइएगा। तो आत्मनिर्भर मतलब मन की शांति चाहिए, तो आत्मनिर्भर बनिए। पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया है ना। साथ ही इसमें रोजगार, गरीबी उन्मूलन तथा न्याय आदि प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं। तो आत्मनिर्भर जब बन जाइएगा तो रोजगार भी आपको मिल जाएगा, गरीबी उन्मूलन भी हो जाएगा, गरीबी को भी आपका जीवन से हट जाएगा और न्याय भी आपको मिलेगा, है ना। तो 5 इंद्रियों को कंट्रोल करिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना को याद कीजिए। चलिए, ठीक है, ये याद करने के तरीके से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गलत जो है शब्दों को मत लीजिएगा, बस याद करने के लिए सुनना है सिर्फ। 12वां प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, 12वां प्रश्न क्या है, तो वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु, व्यय मतलब खर्चा हेतु, अधिकतम साधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। व्यय समझिए, व्यय करना है, मान लीजिए सार्वजनिक व्यय हेतु बताइए अधिकतम साधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो हम बताएंगे ऋण से प्राप्त करेंगे, ऋण लीजिए और क्या, तभी तो व्यय करिएगा, है ना। तो चलिए कैसे जानेंगे, सुनिए। ये समझाने के लिए ये सब शब्द बोलता हूँ, क्वेश्चन को जो है वही रहेगा। सुनिए, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन ऋणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। कर्जा लीजिएगा तभी तो आगे साधन बनाइएगा, तभी तो कर्जा को भरिएगा, है ना। ऋणों के अंतर्गत बाजार ऋण, अल्प अवधि ऋण, विदेशी सहायता, लघु बचतों के बदले में जारी प्रतिभूतियां, राज्य भविष्य निधियां, पूंजीगत प्राप्तियों के उधार और अन्य देयताएं आते हैं। इसके अंतर्गत बाजार ऋण लेंगे, अल्प अवधि ऋण लेंगे, विदेशी सहायता लेंगे। चलिए 13वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है बेचारा अंतिम पंचवर्षीय योजना मानी, 12 से 17 तक चलेगा ना, हो जाता है, टेंशन नहीं है। सुनिए, इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्रता धारणीय एवं और अधिक समावेशी विकास करना। मतलब समावेशी विकास का मतलब होता है सामाजिक रूप से सभी को लेकर एक साथ चलना, सभी को जोड़कर ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, है ना, वही है। और जितना तीव्र हो सके, तो यही बात कही गई है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और सुनते हैं इसके बारे में, जानकारी लेते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ने जा रहे हैं तो इसका समय काल तो याद रखिए। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना याद है तो याद रखना है कि 2012 से लेके 17 तक जो है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारा तो 12 तक चला था ही, 12 के बाद से चलेगा, है ना। तो 12 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, तीव्रतर था, धारणीय एवं और अधिक समावेशी विकास करना, सभी को जोड़कर लेके चलना। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी भाई, पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम था बेचारा। अब जो है नीति आयोग, उसके बाद नीति आयोग आ गया। नीति आयोग के नाम से जाना जाता है इसी पंचवर्षीय योजना को।
जो कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर भिन्न भिन्न अवधियों की 3 योजनाएं प्रस्तावित की गई है। मतलब नीति आयोग के जगह पे ही मतलब पंचवर्षीय योजना की जगह पे ही नीति आयोग आ गया है। ठीक है, और इसमें जो है 3 योजनाएं प्रस्तावित की गई है। 15 वर्षीय दृष्टि पत्र, ठीक है, 7 वर्षीय रणनीति तथा 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, ये सब बांट दिया गया है। जैसे हम 5 पढ़ते थे ना, इसमें आपको अलग अलग 3 को पढ़ना है। 15 वर्षीय दृष्टि पत्र होंगे, एक 7 वर्षीय रणनीति होगा 7 वर्ष में जो होता है, और एक 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा होगा 3 वर्ष वाला। तो 3 वर्ष वाला तो चलते रहता है ना। चलिए, तो ये मिलाया गया है नीति आयोग का। 3 प्रश्न, वो 3 प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी? रोलिंग प्लान आया था, वो बताइए किस सरकार द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था जनता पार्टी की सरकार द्वारा। किसके द्वारा? जनता पार्टी था उसके द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सुनिए यहाँ पे। तो देखिए, अनवरत योजना, अनवरत कहिए, रोलिंग प्लान कहिए, एक ही है, तो हम रोलिंग प्लान ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ये ज्यादा फेमस है। तो रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जो कुछ वर्षों के लिए बनाई जाती है, कुछ वर्ष के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ वर्षों के लिए, तथा प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें जो है संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। यह अवधारणा जो है जनता पार्टी की सरकार द्वारा लागू की जाती है। मतलब कब की गई थी? तो 1977 से लेके 1980 द्वारा किया गया था। मतलब 1977 से 80 में समय काल है जो योजना, जो रोलिंग प्लान है वो आया था। 15वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 15वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ हमारा वर्ष 1951 से 1952 में। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल बोले तो भाई 1951 से लेके 52 बताएंगे, है ना, 52 बताएंगे, 1952 बता देंगे। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सभी को याद रहते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर समय काल बोले तो 1951 से कब बताइएगा? 1956 तक बताइए, 5 साल की बात हो गई। तो अब इसका लेकिन समय काल जान लीजिए। 1 अप्रैल से 1951, 1 अप्रैल से 1951 को प्रारंभ हुई। क्या हुई? प्रारंभ हुई, शुरुआत हुआ। कभी कभी 1952 दे देता है ना, ये ध्यान रखना होगा। तो ये प्रारंभ होता है 31 मार्च 1956 तक, मतलब 1956 तक, 1956 तक। कब? 31 मार्च 1956 तक अस्तित्व में रही। कौन रही? प्रथम पंचवर्षीय योजना रही। यह योजना जो है कौन से मॉडल पर आधारित है? तो हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। मतलब हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, कौन सी योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास था, मतलब कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट था। तो प्रथम में पूछेगा तो कृषि पर ध्यान दिया जाएगा, एग्रीकल्चर पर ध्यान करके क्या करना है? तो खाद आयात में कमी लाना है। अपने बनाइए और स्वयं रोपिए, स्वयं खाइए, तो खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जीवन अच्छे से चलेंगे। यही करने का मतलब मान लीजिए हम विदेश से हम क्यों ले भाई, हम इंडिया में जब खेती करके फसल खा सकते हैं, इसलिए। समझ गए? चलिए आगे चले। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बुलंदियों की ओर ले जाता है। 16वां प्रश्न क्या है, सुनिए। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। समझ गए? कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। वर्ष 1938 में, मतलब 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति, मतलब नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। किसमें किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, जिसे नेशनल प्लानिंग कमेटी बोलते हैं। और कब किया गया था? 1938 में किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। इनके किनके निर्देशन में किया गया? सुभाष चंद्र बोस के। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन,
कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जो कि 1938 में हुआ था। उसी के दौरान इसकी उद्घोषणा की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय योजना समिति की, मतलब नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन की गई थी, योजना की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, निर्देशन सुभाष चंद्र बोस, है ना। अब चलते हैं 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है योजना अवकाश की अवधि संबंधित है। तो योजना अवकाश की अवधि अगर पूछे संबंधित है तो हम बताएंगे 1966 से लेके 1969 तक जो है योजना अवकाश की अवधि संबंधित क्या है, तो 1966 से 69 तक बता दीजिएगा, है ना। अब योजना अवकाश की अगर 66 से 69 हम पढ़े थे भाई, योजना अवकाश हम सबसे पहले क्या पढ़ लिए, हम पढ़ लिए कि 8वीं 7वीं और 8वीं के बीच वाला याद है हमको, लेकिन हमको तो और योजना अवकाश पहले हुआ था, उसको याद ही नहीं किए। तो चलिए हम याद कर लेते हैं, है ना। हम और पहले वाला याद कर लिए, पीछे वाला तो याद ही नहीं किए, अब याद करना जरूरी है। तो सुन लीजिए, 1 अप्रैल 1966 से लेके 31 मार्च 1969 तक, मतलब 69 तक 3 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। मतलब कि सोचिए, जो हम पढ़े थे योजना अवकाश पढ़े थे, योजना अवकाश पढ़े थे 2 वर्ष का पढ़े थे। कितने वर्ष का पढ़े थे? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का पढ़े थे तो 2 वर्ष में क्या है, 90 से 91 पढ़े थे, है ना, 91 तक पढ़े थे, और 92 से शुरू हो जाता 8वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन यहाँ 3 वर्ष का है। अब 3 वर्ष का है तो 1 अप्रैल 1966 से लेके 31 मार्च 1969 तक, मतलब 69 तक 3 वर्ष का कोई पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं था। तो हॉलीडे मना रहे थे 3 वर्ष। चलिए, अतः 1966 से 69, मतलब 1966 से 69 तक मध्य की अवधि को ही भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। तो एक जगह पे तो आप 3 वर्ष पढ़ लिए अभी, और फिर आगे चल के 2 वर्ष का योजना अवकाश, मतलब हॉलीडे मना लिए। तो 3 वर्ष 2 वर्ष ये सब जो आएगा वो योजना अवकाश में रहेगा, सम्मिलित हो जाएगा। 18वां जो है 18वां प्रश्न की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 18वां प्रश्न की। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी? तो उच्चतम वृद्धि दर जो लक्षित की गई थी वो बताइए, संचार की गई थी। क्या है? संचार की बात कही जा रही है। किसमें बात की जाएगी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचार की बात हो रही है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक की अवधि ही 10वीं पंचवर्षीय योजना आता है। तो आपसे हम पढ़े थे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, डेट 1 अप्रैल 31 मार्च, ऐसे याद रखिएगा। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च जाके एंडिंग होता है। ठीक। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचार क्षेत्र अगर पूछे तो हम बताएंगे 15% वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कितना? 15%, जो अन्य क्षेत्रों की लक्षित वृद्धि दरों से अधिक थी। मतलब और क्षेत्रों से देखा जाए तो सबसे ज्यादा संचार में 15% की वृद्धि थी। ठीक। अब 19वां प्रश्न करने जा रहे हैं, तो 19वां प्रश्न को ध्यान से सुनिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी? आशा की गई थी तो वो था निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में आशा की गई थी। एक बात जान लीजिए कि ये सब जो योजना पढ़ रहे हैं आप, ये आज के बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही पढ़ के चाहिए और रिजल्ट लेके आइए। अगर पंचवर्षीय योजना से सवाल आता है तो नहीं छूटेगा, ये नई अकादमी का वादा है। आप विश्वास करके जा सकते हैं और एग्जाम करेक्ट करके आ सकते हैं अगर पंचवर्षीय योजना से आता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा निर्माण कार्य क्षेत्र में की गई थी। कितना? तो 8.27% की गई थी। निर्माण कार्य क्षेत्र में ज्यादा किया गया था उस समय। कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। समझ गए? रोजगार के अवसर के लिए वृद्धि किया गया था, ग्रोथ किया गया था, तो वो हमारा निर्माण कार्य क्षेत्र में किया गया था ज्यादा खर्चा, है ना। चलिए, अगर बात करेंगे हम 20वां प्रश्न की, तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम अगर बात करेंगे तो सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। कब शुरुआत किया गया था?
तो ये किया गया था 1982 में किया गया था, 1982 में किया गया था। अब 82 में किया गया, चलिए आगे जान लेते हैं भाई ये सूत्री क्या सूत्री है। तो ये सूत्री जो है इंदिरा गांधी के जो उस समय सरकार था, किसका था? इंदिरा गांधी जी का सरकार था। तो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, मतलब इंदिरा गांधी जी के सरकार द्वारा वर्ष 1975 में, क्या 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो डायरेक्ट सवाल पूछता है 20 सूत्री कार्यक्रम का नाम सुने होंगे, वो बताइए किसके समय में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था इंदिरा गांधी की जो थी सरकार थी उस समय। कब? तो 1975 में। इसका उद्देश्य ही है, क्या उद्देश्य था 20 सूत्री कार्यक्रम का? कि कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना। तो कृषि में तो देना ही है, उत्पादन में भी वृद्धि देना है, औद्योगिक क्षेत्र में भी देना है, तो ये सारे क्षेत्र में उत्पादन के लिए ध्यान देना है। 21 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं ध्यान से सुनिए। 21 क्वेश्चन नंबर है कि अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से तात्पर्य है, मतलब कोर सेक्टर से मतलब क्या है? तो वो मतलब है चयनित आधारभूत उद्योग। क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग। ठीक है, चलिए आज जानते हैं। कोर सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था के 8वें ऐसे उद्योग है जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। क्या रखता है? विशेष महत्व रखता है। इसके अंतर्गत कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत शामिल हैं। तो देखिए कोर सेक्टर का मतलब क्या है कि चयनित आधारभूत उद्योग। चयनित मतलब चुनकर, चुना हुआ, गिना चुना हुआ आपकी बात हो रही है। तो गिना चुना हुआ की बात होगी तो इसमें याद रखना है कि हमारा 8 ऐसा उद्योग है जिसमें कोयला उद्योग हो गया, कच्चा तेल उद्योग हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, रिफाइनरी हो गया, रिफाइनरी उत्पाद की बात हो रही है, उर्वरक हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया और विद्युत सब शामिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए 22वां प्रश्न की बात करते हैं। किसकी? 22वां प्रश्न क्या है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? मतलब जीडीपी का लक्ष्य क्या था बताइए, जो कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो ये है 9%, मतलब 9% हुआ था, 9% याद रखना है, 9.0%। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अगर समय काल बोले तो हम जानते हैं 2007 से 12 तक चला था कि नहीं पंचवर्षीय योजना। और इसी के दौरान जो है सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि मतलब ग्रोथ हुआ था, ग्रोथ दर था। ठीक है, और ग्रोथ रेट कहिए उसको। इसका मूल्य लक्ष्य जो था 9% था, जिसे संशोधन के बाद घटाकर 8.1% कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? संशोधन किया गया तो 9.7 उससे करके 8.1% कर दिया गया। ये क्लियर हो गया। और चलिए हम जानते हैं 23वां प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न क्या है सुनिए। 23वां प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछे तो ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, 12 से 17 बता दीजिएगा। हम पढ़ चुके हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर बोले तो 12 से 17 तक बता देना है। ठीक है, अब राष्ट्रीय विकास परिषद जो है जिसे हम एनडीसी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं, इसके द्वारा क्या हुआ था कि 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 24वां क्वेश्चन को देखिए। 24वां क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 24वां है कि भारत का योजना आयोग है। तो भारत का योजना आयोग जो है वो क्या है? तो एक सलाहकारी संस्था है। क्या है? एक सलाहकारी संस्था माना जाता है योजना आयोग। और योजना आयोग की बात करेंगे तो सुनिए, वर्ष 1946 में क्या है? वर्ष 1946 में गठित नियोगी समिति की संस्तुति पर जो है योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन का गठन जो है कब किया गया? 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर किया गया था। तो आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा क्या? केंद्रीय जो है यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ, सुनिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर किया गया था। क्या किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था, मतलब प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। किसकी संस्तुति पे, मतलब किसके उद्देश्य पे? तो ये नियोगी समिति के संस्तुति पे, उसके योजना के अनुसार। कब? वर्ष 1946 के द्वारा गठित किया गया था एक नियोगी समिति, उसी के संस्तुति पे किया गया था। चलिए ये हम जान गए। और सुन लीजिए, यह जो है गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? गैर संवैधानिक निकाय मतलब संवैधानिक उत्तर के रूप में काम करता है। ठीक है, मतलब गैर संवैधानिक निकाय है ये, संविधान में इसे चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, कार्य करता है। यह एक सलाहकारी संस्था थी। कौन? योजना आयोग।
प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं, ये जान लीजिए, पदेन अध्यक्ष होते हैं। जैसे नीति आयोग के भी हमारे पदेन जो अध्यक्ष है वो हमारे मोदी जी हैं। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नया संस्थान जो है नीति आयोग द्वारा क्या किया गया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है। मतलब फिर जो है 15 जनवरी बोल रहा हूँ, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग आ गया है, हम जानते हैं, बस इतना जान लीजिए। 25वां प्रश्न क्या है, सुनिए, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो ये आया 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2015 को क्या आया, अस्तित्व में आया। अब सुनिए, 1 जनवरी 2015 को अगर बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का गठन किया जाता है। सुनिए, नीति आयोग का अगर फुल फॉर्म पूछते, समझ गए, नीति आयोग का अगर फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताइएगा, पता है क्या, कि नीति आयोग का जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग बता दीजिएगा, ठीक है, पूछता है। अब नीति आयोग का संयोजन की अगर बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री मान लीजिए, प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो इसको प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसको, उपाध्यक्ष को। इसके अगर प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया थे। अगर पूछेगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है तो अरविंद पनगड़िया हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है तो सुमन बेरी हैं। कौन है, सुमन बेरी जी हैं, किसके, नीति आयोग के। अगर बात करें संचालन परिषद की अगर बात करें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उपराज्यपाल होंगे। जैसे हमारे योजना आयोग है उसी तरह हूबहू है और कोई चेंजिंग नहीं है। बस कि क्षेत्रीय परिषद में जो है विशिष्ट जो क्षेत्रीय मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति जैसे मुख्यमंत्रियों एवं उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। बस यही जान लीजिए, ये सब अध्यक्षता करते हैं, बैठक करते हैं। ये तदर्थ सदस्य की बात करते हैं। अब सुनिए, अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं में बारी बारी से 2 पदेन सदस्य जो हैं होते हैं। तो 2 पदेन सदस्य होते हैं इसमें, किसमें, तदर्थ सदस्यता में, ठीक है, 2 होते हैं। पदेन सदस्यता की अगर बात करेंगे हम लोग तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होंगे पदेन सदस्यता में, ठीक है, यही बात कही गई है। ऐसे 2 होंगे, ठीक है, और नामित किए जाएंगे 4। मुख्य कार्यकारी जो अधिकार है सीईओ का, जिसे सीईओ क्या है तो भारत सरकार का सचिव होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में पीवी.आर. सुब्रमण्यम इसके मुख्य क्या है, सीईओ हैं। तो आपसे पूछेगा कि भाई ये नीति आयोग के सीईओ कौन है तो आप बताइएगा बी.आर. सुब्रमण्यम है। अगर विशेष आमंत्रित की बात करें, आमंत्रित की, तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं इसमें, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। नोडल संस्था है, यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, नोडल लिखा हुआ है, ठीक है, नोडल संस्था है। तो ये बताइए, तो नीति आयोग होगा। क्या होगा, नीति आयोग होगा। अब नीति आयोग है तो सुनिए, सतत विकास लक्ष्य जिसे SDG बोलते हैं शॉर्ट में, को क्या है, वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में, वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जानते हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 अपनाया था। क्या अपनाया था, 2030 एजेंडा जो है अपनाया था। अगर और बात करें तो भारत में जो है सतत विकास लक्ष्यों मतलब एजेंडा 2030 के क्या है, समन्वय एवं जो कार्य होते हैं हेतु नोडल संस्था नीति आयोग है। क्या है, नोडल जो संस्था है वही तो नीति आयोग है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य जिसे SDG बोलते हैं, इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 जिसे SDG इंडियन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इसको अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है। कैसे किया गया है, विकसित, विकास की ओर ले गया है। इस संस्करण के अनुसार अगर हम देखें तो केरल ने 75 के स्कोर के साथ रैंकिंग में जो है शीर्ष पर अपना स्थान बनाया था। कौन, केरल, हमारा भारत का राज्य केरल। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो तमिलनाडु भी आता है हमारा, हिमाचल प्रदेश आता है। तो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों आता है,
कितने स्कोर लेके? 72 स्कोर लेके। 75 अकेले केरल है। बिहार, झारखंड और असम का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य है। तो बिहार, झारखंड और असम तो बेचारा खराब चल ही रहा है। चलिए कोई बात नहीं, काम ही लगा हुआ है हमारे बिहार को। आगे बात करते हैं 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही है? तो उपरोक्त में से सभी हैं। 8% वास्तविक जीडीपी विकास है, ठीक है, और 4% कृषि विकास। देखिए यहाँ पे जो हम जान गए उपरोक्त में से सभी होंगे, ये सही हो गए। अब उपरोक्त में से सभी है तो चलिए हम जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना। समझ गए? ये जानते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा में 20 लाख सीटें उपलब्ध कराना। इसमें जो है जीडीपी के लिए जो है लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को जो है मंजूरी दी। 9 से 8 कर दिया, 8.1 माना जाता है, ये ध्यान रखना होगा। बाल लिंगानुपात को बढ़ाकर अगर देखें तो 950 कर दिया गया है। और मृत्यु की अगर बात करें, मृत्यु दर की बात करें तो शिशु मृत्यु दर को क्रमशः 4 या 25 पर लाना होगा, ठीक है। मातृ मृत्यु की बात करेंगे और शिशु मृत्यु की तो 4 एवं 25 पर लाना होगा, ये लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। कुल प्रजनन दर की अगर बात करें 2.1 पर लाना होगा, 2.1 पर। प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर क्या करते हैं? सृजित करते हैं। बस ये सिर्फ पढ़ने के लिए बता दिए, इस पे डिटेल हम बाद में बात भी कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। लेकिन हाँ, 28 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देख लीजिए कि 1944 में गांधीवादी जो है गांधी जी हमारे गांधीवादी योजना को जो है प्रतिपादित किया था। तो 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, तो वो है श्रीमान नारायण अग्रवाल हैं। क्या है? अग्रवाल जी हैं, श्रीमान नारायण अग्रवाल जी हैं। तो सुनिएगा, वर्ष 1944 की बात करते हैं। तो वर्ष 1944 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में जो है क्या है? स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर गांव के साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो लाया गया कि भाई आत्मनिर्भर बनाना है, उसी को गांधीवादी जो योजना है वो आत्मनिर्भर बनेगा, ये कहने का मतलब है। स्वतंत्रता पूर्व योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। किसके निर्देशन में? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में। बॉम्बे के 8 प्रमुख उद्योगपति ने 1944 से 45 में बॉम्बे प्लान तैयार किया था। 8 प्रमुख उद्योगपति थे, समझ गए? ये स्वतंत्रता से पूर्व से बात हो रही है। वर्ष 1945 में राय जो है एम.एन. राय द्वारा जो है पीपुल्स प्लान तैयार किया गया था। कब किया गया था? 1945 में। किनके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। वर्ष 1950 में क्या किया गया? जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान तैयार किए थे। कब किए थे? सर्वोदय प्लान 1950 में किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। अब देखिए 29वां प्रश्न की बात करेंगे। 29वां प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? गुन्नार मिर्डल, ठीक है, गुन्नार मिर्डल। सीडी अर्थशास्त्री थे, मतलब सीडी के गुरुजी थे, गुन्नार मिर्डल या गुन्नर मिर्डल बोल दीजिए। अब सुनिए, गुन्नर मिर्डल इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग, मतलब इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर, मतलब ब्रॉडर सेटिंग, ब्रॉडर ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ब्रॉडर सेटिंग भी बोल दिया, ब्रॉडर सेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। नामक अपनी पुस्तक में विकासशील देशों के लिए जो है रोलिंग प्लान का सुझाव था। कौन दिए थे? गुन्नार मिर्डल जी, ठीक है।
रोलिंग प्लान का तात्पर्य है एक ऐसी योजना है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? अगले वर्ष का जो है प्लानिंग कर लिया जाता है। इसी के अनुसार वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 1978 से लेके 83 की अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की और इसे रोलिंग प्लान कहा। छठी पंचवर्षीय योजना मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया तो छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दिए थे। तो समझ गए? तो उसी के बीच का जो अंतराल है वो रोलिंग प्लान हो गया था। तो आप छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की अगर बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में अपने उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 है, पंचवर्षीय योजना है और प्रमुख विकास मॉडल है। तो चलिए ऊपर की ओर कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो सुनिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या है? तो ये हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल है, ये हम जानते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो महान लोविस मॉडल पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो बताइए तृतीय पंचवर्षीय योजना तो वो है एस चक्रवर्ती मॉडल पर है। चतुर्थ अशोक रुद्र मॉडल पर है। तो ये हमारा बी में दिख रहा होगा आपको, है ना? ये क्लियर हो गए। तो ये तो क्लियर है। चलिए देख लीजिए। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का समयकाल बोले तो 1951 से 1956 बता दीजिएगा। 1951 से 1956 बता दीजिएगा। हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है, ये हम जान गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समयकाल बोले तो 56 से 61 बता दीजिएगा, 5 साल का होता है। पीसी महान नोविस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, ये सब मॉडल पर आधारित है। हम जानते हैं उद्योग पर ध्यान दिया गया था, पर आधारित था। चलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का समयकाल बोले तो 61 से 66 बता दीजिएगा, 5 साल का हो गया, जिसमें गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना को, जो कि सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। किस पे? सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, तो गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तृतीय पंचवर्षीय। ठीक है, तो 61 से 66 है तृतीय पंचवर्षीय योजना का, और ये गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना को। और ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है, हम जान गए चक्रवर्ती जी के मॉडल पर आधारित है तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्षमा चाहते हैं। देखिए चतुर्थी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1969 से 74 माना जाता है, क्योंकि बीच में योजना आयोग आ गया था ना, ये ध्यान रखना है। तो यह जो है अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। इसमें जो है अशोक रुद्र का नाम भी आता है, एलन एस मावे का नाम आता है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा होता है, तैयार किया गया था। और मॉडल का नाम रखा गया था ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल रखा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1974 से लेके 78 बता दीजिएगा। इसकी रूपरेखा डीपी धर द्वारा किया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का तो हम जानते हैं भाई कि 2007 से लेकर 12 तक चला था। इसकी रूपरेखा सी रंग राजन ने तैयार किए थे। बस इतना ही जान लीजिए और कुछ नहीं जानने की जरूरत है। 31वां प्रश्न की बात करेंगे तो नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हम बताएंगे बी, इसमें से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। बस इतना जान लीजिए। और सुन लीजिए, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को रखते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना पर जोर दिया गया। इसके लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को अपनाया गया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो ये 31वां क्वेश्चन खत्म हो गए।